हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो है उसके डाउट्स लेंगे हम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के वो काफी टफ क्वेश्चन हैं। सेकंड पेज पर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन काफी टफ थे, वो काफी हाई लेवल के थे। ठीक है, तो उनमें से जितने हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम करा देंगे सारे। मतलब आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 कुछ क्वेश्चन जो है, चार पांच क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली थोड़े टफ टाइप के हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन। तो ये तो सभी को पता ही है यार, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? क्या कांस्टेंट होता है? वी कांस्टेंट होता था ना। ओके, तो अगर वी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली डेल्टा वी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो एक्चुअली क्या है, आइस से वाटर में जो कन्वर्जन है ये एक्चुअल में मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर से आइस में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम लिखा भी है उन्होंने। रिकॉर्डिंग गणेश लेक्चर के बाद सेंड कर देंगे। सो आइस से वाटर और वाटर से आइस जो है कन्वर्जन है। तो ये जो है ये एट 0 डिग्री। ठीक है, एट 0 डिग्री होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये हो रहा होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्वियसली प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर सी प्रोसेस क्या था? याद है क्या? कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर देखो कांस्टेंट होगा ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज होगा ही नहीं। तो सी प्रोसेस क्या था याद हो तो? इंफिनिटी था ना। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बताया था हमने? इंफिनिटी से बताया था ही नहीं बताया था? ठीक है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सिद्धार्थ क्या बोले? हाउ टू एफ कौन क्या बोल रहा है? हाउ टी इज कॉन्स्टेंट, अरे 0 डिग्री पर होता है ना यार। आइस से वाटर जो कन्वर्जन है, जो इक्विलिब्रियम है ना, वो 0 डिग्री पर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ही है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कन्वर्जन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये तो यार बताया ही था फॉर्मूला। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या था? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या बताया था हमने? डब्ल्यू इट इज -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1। तो ये ऑप्शन दिया है क्या कहीं पर? नेगेटिव साइन वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव और तुम अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? NRT लॉग V1/V2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? V1/V2, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। ठीक है, ना आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बाय एन आइडियल गैस। तो देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है,
अब एडियाबैटिक प्रोसेस का तुम्हें पता होना चाहिए कि यार W जो है वो डेल्टा U के इक्वल होता है, याद है कि नहीं? एंड इट इज नथिंग बट NCV डेल्टा T या T2 माइनस T1। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने लिखवाया है। अब हम CV और R में एक रिलेशन बताया था हमने, याद है? R CV और गामा माइनस में एक रिलेशन था, CV इज नथिंग बट R अपॉन गामा माइनस 1, याद है कि नहीं है? तो उसके थ्रू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये? ठीक है, तो उसके थ्रू ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NR इंटू T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done during the process when 1 mole of gas is allowed to expand freely into vacuum। एक्चुअली ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं कराया है, मतलब इट इज फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, वैसे दिया हुआ है उन्होंने, तो इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ये बाद में कराने वाले थे बट ठीक है बता देता हूँ, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो देखो, वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो है, क्योंकि हमारे पास बाहर क्या है? वैक्यूम। ठीक है, बाहर क्या है? वैक्यूम है, मतलब कुछ प्रेशर है ही नहीं, तो पी एक्सटर्नल जीरो है। अब अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू देखो क्या होता था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता था कि नहीं होता था? ना पी एक्सटर्नल जो है वही जीरो हो गया, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आया? तो वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, जब भी एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होगा तो वर्क डन जीरो लिया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो यहाँ पर? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए गैस एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो दिया है 2 atm। ऑब्वियसली गैस एक्सपेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल हो गया। मैंने बताया जब भी ऐसे दिया गया हो कि किसी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो, तो वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम बाय 3.4 लीटर, तो जो डेल्टा वी है वो कितना दिया है? 3.4 लीटर दिया है। एंड साइमल्टेनियसली द सिस्टम एब्जॉर्ब्स 400 जूल। तो क्यू जो है वो कितना है? 400 जूल है। और डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू इज, अच्छा, गैस मतलब सिस्टम ने 400 जूल एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो क्यू का पॉजिटिव साइन ही है। और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो पी एक्सटर्नल इज 2 एंड डेल्टा वी इज 3.4। तो ये क्या आ गया? लीटर एटीएम आ गया। और ऊपर हमें जूल में दिया हुआ है क्यू, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते। वैसे कितना जूल, कितना लीटर एटीएम हुआ? -6.8 लीटर एटीएम। तो जूल में क्या होगा? मैंने बताया था कन्वर्जन, डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली -680 जूल आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि इट इज 101 पॉइंट समथिंग कन्वर्जन है ना। तो डब्ल्यू ए हो गया, तो डेल्टा यू क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई या डेल्टा यू एक ही बात है। ठीक है, डेल्टा ई लिख देते चलो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। सो क्यू इज 400 एंड डब्ल्यू इज -680। तो क्या आ गया? -280 जूल आ गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। ठीक है, जैसा मैंने बताया
हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। एग्जैक्ट कन्वर्जन क्या था? 101 पॉइंट, याद है? 101 पॉइंट समथिंग बताया था ना मैंने, 325। एग्जैक्ट कन्वर्जन वो है, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, when a certain mass of an ideal gas is adiabatically compressed so that its volume is reduced to 1 by 32 times, its absolute temperature is increased 4 times, the number of atoms in molecule, atomicity। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल क्या है, जैसे H2 में, H2 का जो एटोमिसिटी है ये 2 है। हीलियम का एटोमिसिटी जो है ये 1 है। ओजोन का एटोमिसिटी जो है वो 3 है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताना है कि गैस का एटोमिसिटी क्या है, मतलब गैस मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, पॉली एटोमिक। ओके, ये बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन नहीं किया 7th क्वेश्चन में, ठीक है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन नहीं किया हमने 7th क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये कैसा हुआ? रिवर्सिबल हुआ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड रिवर्सिबल कैसा है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पता चल गया ना। उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है कि वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1 by 32 टाइम्स। तो वॉल्यूम जो है वो 1 by 32 टाइम्स हो गया, मतलब V2 by V1 जो है, ये मैं बोल सकता हूँ फाइनल वॉल्यूम जो है V2, इट इज 1 by 32 टाइम्स ऑफ V1। ओके, यस सिद्धार्थ, वी हैव टू फाइंड गामा। सो V2 by V1 इज इक्वल टू 1 by 32। इसके अलावा टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो T2 जो है ये 4 टाइम्स ऑफ T1 है, मतलब T2 by T1 इज 4, ठीक है। ये हमें मतलब दिया हुआ है। तो इन दोनों को यूज करके हमें गामा निकालना है। गामा पता चल गया, हमें पता चल जाएगा किस टाइप की है। ओके, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक। भार्गव ये रिवर्सिबल इसलिए है बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस का देखो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में दिया होता है एक्सपेंडेड, दिया होता है कंप्रेस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा दिया होता है। ओके, जैसा लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की निशानी होती है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो नाउ, हाँ, तो अभी हमें गामा निकालना है। तो गामा निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने देखो एक रिलेशन बताया था, T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस, ठीक है। ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां से T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, ठीक है। या फिर उल्टा लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि V1 बाय V2 रेज टू गामा माइनस 1, V को लेफ्ट साइड में ले आओ और T को राइट साइड में ले जाओ, ठीक है। ये आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे V1 और V2। अच्छा, ये है V2 बाई V1 है ना, ये क्या है? V2 बाई V1। तो V1 बाई V2 क्या होगा? V1 बाई V2 इज 32, ओके। तो इसको अभी हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो V1 बाई V2 जो है वो 32 रहेगा, ठीक है। तो ये इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड T2 बाई T1 क्या है? 4 है, तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो V1 बाई V2 इज 32 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 दैट इज 4, ठीक है। अब इसको यूज करके हमें क्या निकालना है? गामा निकालना है। तो देखो क्या करो,
32 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 32 एज 2⁵ एंड रेज टू गामा -1 एंड वी कैन राइट 4 एज 2⁵, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया, दिस इज 2⁵ इंटू गामा -1 इज इक्वल टू 2⁵2, तो 2 की पावर ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए, सो 5 इंटू गामा -1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, दैट इज गामा -5 इज इक्वल टू 2, सो गामा क्या हो गया 7/5, सो 7/5 गामा किसका होता है, डायटोमिक का होता है कि नहीं होता, 7/5 गामा किसका होता है, डायटोमिक का होता है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम इस टाइप से करेंगे। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जब भी हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम वगैरह का रिलेशन दिया है एंड गामा निकालना है, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर गामा दिया, गामा हमें पता है और ये T1 V1 T2 V2 में से 3 चीजें पता है, तो चौथी चीज निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है, तो 10 लीटर ऑफ मोनो एटोमिक आइडियल गैस एट 0 डिग्री एंड 10 atm प्रेशर, तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, मतलब 273 केल्विन, एंड प्रेशर जो है वो 10 atm is suddenly released to 1 atm pressure, is suddenly released, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, सडनली रिलीज को भी हम क्या बोलते हैं, मतलब सडनली हमारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है या फास्ट प्रोसेस है, सडनली रिलीज मतलब कैसा प्रोसेस है, इट इज फास्ट प्रोसेस है ना। तो फास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। ठीक है, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा वैसे दिया भी है, देखो आपको पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से चीज समझ में आएगा। इट सडनली रिलीज टू 1 atm प्रेशर एंड गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली अगेंस्ट दिस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आगे दिया भी है ना कि गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली अगेंस्ट दिस कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, जब भी हमें लाइक ऐसा दिया गया हो कि पर्टिकुलर प्रेशर के अगेंस्ट कंप्रेस हो रही हो गैस या एक्सपेंड हो रही हो, तो फिर वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 atm से 1 atm क्या कर दिया, एकदम से प्रेशर को कम कर दिया और उस 1 atm के अगेंस्ट क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। तो देखो P2 जो है वो 1 atm है, इसके साथ साथ P एक्सटर्नल जो है वो भी 1 atm, क्योंकि 1 atm प्रेशर जो है उसी के अगेंस्ट क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, नाउ हमने इनको यूज करके T1 मतलब टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो देखो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू W, सो N CV इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो V2 को हम लिखेंगे NRT2 बाय P2, चलो पहले V2 V1 ही लिख देते हैं। सो V2 माइनस V1, सो इट इज N, CV क्या है, कौन सा गैस है, गैस इज मोनोएटिक, सो N इंटू 3/2R इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे V2 को, बिकॉज वो तो नहीं पता है। सो NRT2 बाय P2 माइनस NRT1 बाय P। तो यहाँ से N और R तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सिद्धार्थ जनरली जनरली ऐसा ही होता है कि जो P एक्सटर्नल है
वो फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी है। तो देखो एन और आर कैंसिल आउट हो गए, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? सो लेफ्ट साइड में 3/2 T2 माइनस T1, एंड राइट साइड में क्या है? तो पी एक्सटर्नल जो है उसको अंदर ले जाते हैं, और वैसे भी पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमें पता ही है, एनआर तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो माइनस पी एक्सटर्नल डिवाइड बाय P2 इंटू T2। ठीक है, एनआर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एनआर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है, तो प्लस P2 बाय P1 इंटू P1। ठीक है, ये आ जाएगा ना, एनआर कैंसिल आउट हो गया तो, सॉरी पी एक्सटर्नल, P2 नहीं, दिस इज पी एक्सटर्नल, बट हमें पता है कि P2 और पी एक्सटर्नल से। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/2 T2 माइनस 3/2 T1 इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल और P2 जो है दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1 है। ठीक है, पी एक्सटर्नल इज 1, एंड P1 कितना था? P1 अपने पास 10 ATM था ना। तो क्या आया? ऑब्वियसली चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो ही गया। ओके, सो माइनस, अब ये देखो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे T2 को, तो π/2 T2 इज इक्वल टू राइट साइड लेके आएंगे T1 को, सो 3/2 T1 प्लस T1/10, तो कितना आ जाएगा ये? 16/10 इंटू T1। सो व्हाट इज T2? इट इज 16/25 इंटू T1 आएगा, इट इज 16/25 इंटू 273, तो कितना आएगा? वन 174 केल्विन आ रहा है। ठीक है, 174.7 आ रहा है मेरा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो। कुछ मिस्टेक तो नहीं, बस 16 इंटू 273 174.72 आ रहा है। ऑप्शन में 174.9 दिया, मे भी कुछ हुआ होगा थोड़ा बहुत मिस्टेक। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया। नाउ टेम्परेचर पता चलेगा, अभी क्या निकालना है? फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकाले? तो फाइनल टेम्परेचर पता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, सब आप सब पता तो आ ही जाएगा ना फाइनल वॉल्यूम। सो व्हाट इज V2? V2 इज nRT2/T2। एन इज कितना मोल्स है? एक्चुअली मोल्स नहीं पता ना। यस, मोल्स नहीं पता, तो मोल्स नहीं पता तो हम दूसरा रिलेशन लगा देते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? हमें पता है मोल्स तो कॉन्स्टेंट ही होते हैं प्रोसेस में, तो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो यहाँ से V2 क्या आ जाएगा? V2 इज T1V1T2/T1P2। So P1 was 10, V1 was V1 was also 10. What is T2? T2 आया 174.72 divided by T1 was 273 and P2 is 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 64 आ रहा है। ओके, यहाँ से वॉल्यूम जो है वो 64 लीटर आया। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन करेक्ट। सो दिस वाज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हम रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगाए। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता था यार? यहाँ पर हमें T1 पता था,
है ना। इसके अलावा P1 पता था, P2 पता था, ठीक है। तो P1 और P2 पता था, तो अगर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो रेस टू गामा वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल में हमेशा ये वाला लगाएंगे जब भी हमें फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकालना, ठीक है। मंदार, एमटी में मतलब मेंस में आना थोड़ा मुश्किल है इस टाइप का। मेंस में अगर आता है जनरली तो रिवर्सिबल बेस्ड ही आता है, जो रेस टू गामा वाला फॉर्मूला है ना, उसी पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन आता है। इरिवर्सिबल पर बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली नहीं देते हैं मेंस के एमटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ आगे चलते हैं क्या। एक मिनट। पेपर कैसा है, पेपर कैसा है, पेपर पेपर तो आएगा ही नहीं ना यार, तुम तो ऑनलाइन दे रहे हो ना। अगर ऑफलाइन होता तो बता सकता था कि सॉफ्ट रहेगा, हार्ड रहेगा पेपर का क्वालिटी। अब तो ऑनलाइन दे रहे हो। मंदार तो ओके ठीक है। ना आगे चल रहे हैं। What of which of the following is true regarding reversible adiabatic expansion of ideal gas? रिवर्सिबल adiabatic की बात हो रही है। ठीक है। So plot of T versus V is a straight line with slope इक्वल टू गामा। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है भाई टी वर्सेज वी की। तो एक तो टी वर्सेज वी ग्राफ की बात की जा रही है, एंड देन उसके बाद एल एन टी वर्सेज एल एन वी ग्राफ की बात की जा रही है। ओके, यस। सो मेनली जो अपने पास है, पहले टी वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, टी इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट, यही है ना। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी को वी कैन राइट एज के बाय वी रेस टू गामा माइनस वन। ओके, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप एक्चुअली क्या होता है, चलो पहले एक बार एल एन वाला ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों साइड एल एन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू वी रेस टू वन माइनस गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड हम एल एन ले लें तो एल एन टी इज इक्वल टू एल एन के प्लस वन माइनस गामा इंटू एल एन बी, ठीक है। तो दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर एल एन टी वर्सेज एल एन वी ग्राफ बनाए तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। एंड उस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, स्लोप इज वन माइनस गामा, ठीक है। तो यहीं से पता चल गया, क्योंकि तीन ऑप्शन एल एन वाले थे इसलिए हमने पहले एल एन वाला ही कर लिया, मोस्टली एल एन वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी है ना, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और वैसे ये जो ऑप्शन तो यहीं से रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन यहाँ से देखो हम देख सकते हैं कि यार ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, रेस टू गामा है ना। तो ये क्या हुआ, टी वर्सेज वी ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, कर्व आएगा, क्योंकि पावर आ रही है वी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया वैसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो आएगा
वो क्या आएगा, ln T वर्सेज ln B आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so during the adiabatic expansion of ideal gas against atmospheric pressure the internal energy will, तो देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एडियाबेटिक है तो क्यू क्या होगा, 0। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन है तो डेल्टा वी का साइन क्या होगा, डेल्टा वी का साइन होगा पॉजिटिव। अगर डेल्टा वी का साइन पॉजिटिव है तो डब्ल्यू का साइन क्या होगा बताओ, डब्ल्यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, बिकॉज डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी, है ना, नेगेटिव आएगा। जब भी एक्सपेंशन होगा तो हमने वैसे भी साइन कन्वेंशन से बताया ही है तुम्हें कि एक्सपेंशन के केस में वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस तो क्यू 0, इसके अलावा क्यू 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं डब्ल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो डब्ल्यू नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 10th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a system undergoes two-step process. In step 1, 15 joule of work is done on the system. तो step 1 जो है उसमें क्या है देख लेते हैं। स्टेप 1 है उसमें 15 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, साइन बताओ, पॉजिटिव होता था ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम क्या होता था, पॉजिटिव। ओके, so 15 joule positive and its internal energy increases by a total of 30 joule। internal energy increases by a total of 30 joule, तो obviously increase हुआ तो डेल्टा यू हो गया 30 joule। देन स्टेप 2 क्या है, अच्छा यहाँ से हम इसको यूज करके अगर हम डेल क्यू निकाले तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, एंड कितना हो जाएगा ये, 15 जूल आ जाएगा ना। ठीक है, तो स्टेप 1 में 15 जूल हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ है। वाई सिद्धार्थ, वाई क्यों यार, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाया ना स्टेप 1 में, स्टेप 1 में जब तुम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो क्यू कितना आएगा, 15 आएगा। और स्टेप 2, या इन स्टेप 2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द सिस्टम डिक्रीजेज इट्स इंटर, अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आएगा। अब इसमें दिया क्या है कि डेल्टा यू जो है, द सिस्टम डिक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 20 जूल, तो डेल्टा यू जो है वो -20 जूल हो गया बिकॉज डिक्रीज हुआ इंटरनल एनर्जी, तो ऑब्वियसली क्यू भी क्या होगा, -20 जूल होगा। तो अभी आगे क्या बोला गया है भाई, then which statement is true about these things, या these changes? Okay, the system loses 5 joule of internal energy as a result of net heat flow in system। अच्छा देख लो, यहाँ से देख लो, तो Q नेट Q क्या होगा, फर्स्ट वाले प्रोसेस में 15 जूल एब्जॉर्ब किया, सेकंड वाले में 20 जूल निकाला, तो ऑब्वियसली -5 जूल जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया क्यू नेट, मतलब कि नेट अगर हीट की बात करेंगे तो 5 जूल निकल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यही हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते क्या है वैसे। 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग इन, तो सेकेंड वाला तो रॉन्ग है, क्यों,
ऑब्वियसली सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेकंड वाले स्टेप में तो वर्क क्या है, 0 है। सी ऑप्शन क्या है, Q इज इक्वल टू +45 इन स्टेप 1, वो रॉन्ग है क्योंकि 15 है। Q इज इक्वल टू +20 जूल इन स्टेप 2, वो भी रॉन्ग है क्योंकि Q क्या है, -20 है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 50 calorie are added to a system and system does work of 30 calorie on surrounding। अब देखो 50 कैलोरी आर एडेड टू द सिस्टम, तो Q जो है वो क्या है, प्लस है। ओके, तो +50 जूल जो है वो Q हो गया क्योंकि इतना ऐड किया है, कैलोरी में है एक्चुअली। एंड सिस्टम डज वर्क ऑफ 30 कैलोरी ऑन सराउंडिंग। अब देखो सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पर, तो जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर तो साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो W का साइन नेगेटिव। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W, तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 50 माइनस 30, दैट इज 20 कैलोरी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। ओके, नाउ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है वो सारे डिफिकल्ट से हैं। डिफिकल्ट मतलब कि करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनमें। हाँ, सो कंसिडर ए क्लासरूम दैट इज रफली 5 मीटर, 15 मीटर एंड 3 मीटर। मतलब हमें डायमेंशन दिए हैं तो वॉल्यूम पता है उसके थ्रू। 5 इंटू 10 इंटू 3 मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया रूम का। एंड रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है नीचे। इसके अलावा रूम का प्रेशर जो है वो 1 atm है। नाउ देर आर 50 पीपल इन एन इंसुलेटेड क्लास लूजिंग हीट टू द रूम एट एवरेज रेट। इंसुलेटेड क्लास है, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब कि जो हीट लॉस हुई है ना क्लास में, 50 पीपल क्या कर रहे हैं, हीट लॉस कर रहे हैं। वो हीट लॉस जो है क्लास के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ओके, इंसुलेटेड इसका मतलब क्या है कि क्लासरूम से बाहर हीट नहीं जाएगी और ना ही क्लासरूम के बाहर से अंदर आएगी। समझाया? तो क्लासरूम की जो बाउंड्री है वो एक तरह से एडियाबैटिक है। इसको ऐसे सोच सकते हो कि क्लासरूम की जो बाउंड्री है ना वो एडियाबैटिक बाउंड्री है। एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। समझाया? तो क्लासरूम इज इंसुलेटेड मतलब उसकी जो क्लासरूम की जो बाउंड्री है वो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, तो क्लासरूम की जो बाउंड्री है उनके थ्रू कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ना तो बाहर से हीट आएगी और ना ही अंदर से बाहर हीट जाएगी। यस, क्लासरूम तो रिजिड ही होता है वैसे। हाँ, तो क्लासरूम की वॉल थोड़ी अपना वॉल्यूम चेंज करती है यार, रिजिड ही होती है ना। नाउ हाँ, सो लूजिंग एनर्जी टू द रूम एट एवरेज रेट ऑफ दिस मच, how long can they remain in class if the body temperature is 37 degree and person feels uncomfortable above this temperature? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एयर हमें दिया। अब देखो क्या है, जो 50 लोग है ना क्लासरूम के अंदर, वो अब देखो क्लासरूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। क्लासरूम का जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री है। अब 50 लोग हीट लूज करेंगे, तो वो हीट लूज करेंगे तो वो क्या करेगा, बाहर तो हीट जा नहीं रहा है, क्लासरूम के बाहर तो हीट जा नहीं रहा है, तो वो हीट क्या करेगा, क्लासरूम का जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, या हम बोल सकते हैं क्लासरूम का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो 20 डिग्री से धीरे धीरे टेम्परेचर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो अभी वो बोल रहा है कि अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री पर आ गया
हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री पर आ गया तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो। तो रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा, यही हमें बताना है। समझ आया कि नहीं आया सबको? रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हीट लॉस बाय पीपल इज इक्वल टू हीट गेन बाय एयर। जितना हीट लॉस किया पीपल ने, वो होगा हीट गेन बाय एयर। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ही लग रहा है ना, मतलब हीट वाला एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए ना। वर्क तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा कि बिकॉज रिजिड बाउंड्री वगैरह है। तो जो भी हीट लॉस कर रहे हैं पीपल, वो सारी हीट क्या करेगी, जो हमारे पास एयर है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, रूम के अंदर जो एयर है वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर। तो कितना हीट लॉस हुआ भाई? तो अच्छा, एयर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यार? तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, चलो बाद में देख लेते हैं। हाँ, तो हीट लॉस बाय एयर, अब देखो तो हमें हीट लॉस बाय पीपल इज इक्वल टू हीट गेन बाय एयर। तो हीट लॉस बाय पीपल कितना होगा? एक जो है वो 50 जूल या 50 वॉट। देखो यूनिट क्या दिया है, यूनिट दिया 150 वॉट। 150 वॉट इज मतलब 150 जूल पर सेकेंड। ओके, वॉट का मतलब क्या है? वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड। तो एक बंदा जो है वो 150 जूल पर सेकेंड हीट लॉस करता है। एक सेकेंड में 150 जूल जो है वो लॉस करता है एक बंदा। तो 50 लोग कितने करेंगे? 150 इंटू 50 करेंगे कि नहीं करेंगे? 50 लोग इतना कर देंगे। एक 150 जूल हीट लॉस कर रहा है, तो 50 लोग कितना करेंगे? 150 इंटू 50। ये एक सेकेंड में करेंगे। ये कितने सेकंड में करेंगे? एक सेकंड में। तो मान लो 30 सेकंड लगा 27 डिग्री तक आने में, सॉरी 37 डिग्री तक आने में 30 सेकंड लगा। तो 30 सेकंड में कितना हीट लॉस होगा? 150 इंटू 50 इंटू टी। ये 30 सेकंड में हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हीट लॉस हुआ जूल में। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या आया? जूल आया। तो इतना ही हीट क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए बाय एयर। नाउ हीट गेन बाय एयर इज एन सी डेल्टा टी। हीट गेन बाय एयर इज एन सी डेल्टा टी। एयर का सी दिया हुआ है हमें 7/2 आर। तो एन सी डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी कितना है भाई? कितने डिग्री से कितना डिग्री जा रहा है? 20 डिग्री से 37 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा टी 17 डिग्री है। तो 150 इंटू 50, 150 इंटू 50 इंटू टी इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख देंगे पीवी अपॉन, मतलब इनिशियली हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता है ना, तो P1 V1 अपॉन एन सॉरी RT1, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इंटू सी 7/2 आर। ठीक है, तो एन सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, नाउ आर से आर कैंसिल आउट कर लो। अब देखो जूल में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए? जूल में। तो ऑब्वियसली जूल में तभी आएगा जब आर की कौन सी वाली वैल्यू ले? 8.314 ले। ठीक है, और 8.314 वैल्यू लेंगे मतलब प्रेशर और वॉल्यूम किस में? ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जूल में है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी किसमें होना चाहिए? जूल में होना चाहिए। मतलब ऐसा यूनिट लो। सो 150 इंटू 50 इंटू टी, आर से आर कैंसिल आउट हो गया है। प्रेशर कितना है? प्रेशर P1 कितना था? P1 वॉज 1 atm। 1 atm को 10⁵ पास का लिख देंगे। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम तो दिया ही हमें 5 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय आर। आर से सॉरी आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड बाय T1। व्हाट इज T1? इट वाज 293 केल्विन।
इंटू 7/2 इंटू 70। तो यहाँ से टेम्परेचर सॉरी टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना आएगा, एक जीरो तो कैंसिल आउट कर ही देते हैं, ये जीरो कैंसिल आउट हो गई है, इसके अलावा 5 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो क्या बचा, 21 इंटू 17 इंटू 10⁵ इसके अलावा 293 300 इंटू 293। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड में आएगा, देख लो कितना सेकंड है। अच्छा, हमें आंसर किसमें दिया है, आंसर गिवन इज इन मिनट, तो मिनट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 भी कर दो। तो अभी देखो कितना आ रहा है, 6.76। ठीक है, तो अपना 6.76 आया, मतलब इनका जो इनका 6.86 एक ऑप्शन है सी, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन का इधर उधर हुआ हो। तो 6.76 आया अपना। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिकली इसमें एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो यूज हुआ है। ओके, जो भी हीट लॉस हुआ और जो भी एनर्जी का लॉस हुआ हीट के फॉर्म में हुआ, और जितना भी लॉस हुआ वो किसने गेन किया, एयर ने गेन कर लिया वो। ओके, तो हीट लॉस एंड हीट गेन जो है वो सेम रखा हमने, हीट लॉस बाय पीपल इज इक्वल टू हीट गेन बाय एयर, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 14। The increase in internal energy of 1 kg of water at 100 degree when it is converted into steam at same temperature and at 1 atm kilopascal will be। तो देखो क्या है, हमें डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उसका, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट हमें दिया जूल पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए इतना जूल रिक्वायर्ड है हीट। तो वेट भी 1 केजी दिया, मतलब क्यू का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इट इज 2.25 इंटू 10⁶ जूल, ये हो गया क्यू का वैल्यू। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट होता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, तो वही यहाँ पर हो रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है। तो वाटर से क्या बना, स्टीम बना, तो इसका हमें हीट ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ ये तो क्यू आ गया, अब व्हाट अबाउट डब्ल्यू। तो देखो पहले वाटर था मतलब लिक्विड था, बाद में स्टीम आया मतलब गैस आ गया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हुआ है अपने पास, एंड वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क भी हुआ होगा, तो कितना वर्क है यार, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमें दिया हुआ है, इसके अलावा डेंसिटी दिया है वाटर का, डेंसिटी के थ्रू हमें वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो पहले वॉल्यूम देख लेते कितना है। 1 kg है अपने पास वाटर, और वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो उससे वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी ना। सो कितना आएगा? वाटर का कितना था? मास इज 1 kg डिवाइड बाय डेंसिटी इज 1000। तो 1/1000 मीटर क्यूब अपने पास वाटर का वॉल्यूम आया। व्हाट अबाउट स्टीम? तो स्टीम का भी ऐसे ही करेंगे। तो मास इज 1 kg एंड डिवाइड बाय 0.6। तो ये वॉल्यूम आ गया। तो डब्ल्यू इज माइनस पी एक्सटर्नल, अच्छा माइनस पी डेल्टा वी इज डब्ल्यू, बट व्हाट अबाउट यूनिट? तो वॉल्यूम का यूनिट हम यहाँ पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, तो प्रेशर का यूनिट क्या ले लेते हैं? पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर कितना है? प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। तो उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस इज प्रेशर। व्हाट अबाउट डेल्टा वी? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली 1/1000 इज वेरी लेस कंपेयर टू 1/0.6, है ना। सो सेकंड वाले पार्ट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ अपॉन 0.6 जूल। अप्रोक्सीमेटली यही हो जाएगा। 1/1000 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कंपेयर टू 1/0.6। ठीक है, तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि 1/0.6 क्या हो गया? इट इज 10/3 ना, सॉरी 10/6। तो 10/6 और 1/1000 में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 10/6 काफी बड़ा होगा। तो ये सेकंड वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया। वैसे भी गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम कम ही रहता है। तो ये अपने पास क्या आ गया? ये आ गया अपने पास सो इट इज 10/6 या फिर 1.67 इंटू 10⁵ जूल, या फिर माइनस 0.167 इंटू 10⁶ जूल। तो ये डब्ल्यू हो गया। डेल्टा यू क्या आया अभी? सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज 2.25 इंटू 10⁶, एंड डब्ल्यू इज माइनस 0.167 इंटू 10⁶। तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2.08 आ जाएगा ना। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The internal energy of a monoatomic ideal gas is 1.5 nRT। मतलब U जो है हमें क्या बोला है? 1.5 nRT, मतलब 3/2 nRT। तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू ऑब्वियसली 3/2 nR डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा यू। और होना भी चाहिए, बिकॉज मोनोएटॉमिक के लिए सीवी क्या होता है? 3/2 R होता है ना। तो एनसीवी डेल्टा टी यही आएगा। नाउ 1 मोल ऑफ हीलियम इज केप्ट इन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सिलेंडर इज क्लोज्ड बाय ए by a light frictionless piston. The gas is heated slowly in a process during which a total of 42 joule heat is given to the gas. ठीक है, so obviously
यहाँ पर मतलब हमें ये दिया है एरिया, ठीक है। एंड इफ द टेम्परेचर राइजेस थ्रू 2 डिग्री, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग 100 किलो पास्कल। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उन्होंने बोला 100 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल। तो सबसे पहले तो व्हाट इज डेल्टा यू? अच्छा क्यू क्या है? क्यू हमें दिया है 42 जूल। क्यू दिया 42 जूल। डेल्टा यू कितना? इफ द टेम्परेचर राइजेस थ्रू 2 डिग्री, तो डेल्टा यू जो है वो हो गया 3/2। मोल्स कितने दिए गैस के? 1 मोल। एंड आर की वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, ठीक है। इंटू टेम्परेचर राइज डेल्टा टी जो है वो 2 डिग्री हो गया। तो क्या आया ये? 25 जूल आ गया अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो डेल्टा यू ये आ गया। डब्ल्यू क्या होगा फिर? डब्ल्यू इज डेल्टा यू माइनस क्यू, एंड दैट इज नथिंग बट 42 माइनस 25, दैट इज 17 जूल, है ना। सो डब्ल्यू हो गया अपने पास 17 जूल। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल, मतलब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। 100 किलो पास्कल, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, ओके। एंड जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है यार? जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 100 किलो पास्कल ही रखना है, वो बेसिक कांस्टेंट प्रेशर रखना है क्योंकि चेंज होगा ही नहीं वो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डब्ल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? इट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब डब्ल्यू कितना आया वैसे? डब्ल्यू आया हमारे पास 17 जूल। तो 17 इंटू 100 किलो पास्कल मतलब 100 इंटू 10⁻³ इसके अलावा डेल्टा वी क्या होगा? ए इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एल की बजाय हम, हमें बस ये तो पता चल गया ना कि यार डब्ल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा। तो ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या हो गया? कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव, चलो नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पता चलेगा कि वर्क पॉजिटिव है ना। तो वर्क पॉजिटिव इसका मतलब क्या है? डेल्टा वी नेगेटिव होगा मतलब कंप्रेशन होगा, ठीक है। हाँ तो क्यू अपने पास 42 जूल था, एंड यू जो है डेल्टा यू, टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा ना। तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव आया। तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रॉन्ग कर दिया है शायद हमने ना। यस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, उल्टा ले लिया। डेल्टा यू कितना है? 25, हमने रॉन्ग ले लिया। यस, डेल्टा यू इज 25 एंड क्यू इज 42, सो इट इज -17 ना कि पॉजिटिव, ठीक है। सो माइनस है मतलब ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रहा है। डब्ल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या? एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो -17 जूल। चलो वो नेगेटिव का भी प्रॉब्लम खत्म।
ठीक है, सो -17 जूल है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो इट इज 17 इज इक्वल टू 10⁵ इंटू एरिया। अब देखो एरिया हमें किसमें दिया है, एरिया वॉज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज जूल में है ना, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जूल में है, तो राइट साइड वाला पार्ट मतलब ऐसा यूनिट में है, तो राइट साइड वाला पार्ट भी ऐसा ही होना चाहिए, दोनों साइड यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए। तो एरिया जो है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में है 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ से डेल्टा एल मिल जाएगा, सो व्हाट इज डेल्टा एल, so 10 is to yes, so it is 17/85, that is 1/5 मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 100/5 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ओके, सो सेंटीमीटर में आंसर 20 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, so a piston is clearly designed so that it exerts the maximum amount of work out of a chemical reaction by matching P external to P internal. By matching P external to P internal, कौन सा प्रोसेस हुआ यार? बाय मैचिंग P external टू द P internal, कौन सा प्रोसेस हुआ? याद है मैंने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, याद है? सो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस हुआ ये? रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो दिस 8 सेंटीमीटर डायमीटर पिस्टन, तो पिस्टन का जो डायमीटर है ये 8 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली पिस्टन कैसा होगा, अपने पास सर्कुलर होगा, मतलब ऐसा है ना, चल एक टाइप से अपने पास क्या है, ठीक है, तो ऐसा है। तो पिस्टन जो है वो ये अपने पास कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ओके, तो इसका रेडियस हमें दिया हुआ, ये वाला पार्ट जो हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो या सो दिस 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, सॉरी सॉरी डायमीटर दिया है, 8 रेडियस दिया है, या 8 इज डायमीटर, सो रेडियस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इज रेडियस। हाँ, सो पिस्टन इनिशियली होल्ड्स बैक 1 मोल ऑफ गैस, तो इनिशियली हमारे पास 1 मोल गैस था,
एंड 1 लीटर था वॉल्यूम, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर बीइंग पुश्ड आउट ए फर्दर 2 लीटर। तो देखो V1 वाज 1 लीटर एंड V2 वाज देखो पुश्ड आउट ए फर्दर 2 लीटर, 2 लीटर और पुश किया गया, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम 1 लीटर था, 2 लीटर और पुश हुआ, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज 3 लीटर, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हुआ यार ये? आइसोथर्मल, एंड ऊपर पता चल गया रिवर्सिबल है, तो इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो वो क्या बोल रहा है? आफ्टर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन, द पिस्टन हैज ट्रेवल्ड आउट ए टोटल ऑफ। तो देखो जब वो 1 लीटर से 2 लीटर गया, सॉरी 1 लीटर से 3 लीटर तक गया, तो उसने कुछ वर्क किया, ठीक है। 1 लीटर से 3 लीटर तक एक्सपेंड हो गया, तो इसने क्या किया है? कुछ वर्क किया है। वाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट दिया है ना यार तन्वी, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये हुआ है। ये जो प्रोसेस है 25 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस एक ही टेम्परेचर है ना जिस पर ये हुआ है, तो कांस्टेंट हुआ ना वो टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस पर ये हुआ है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क क्या होता है? इट इज -2.303 nRT log V2/V1। तो इतना वर्क किया इसने जब 1 लीटर से 3 लीटर गया। तो पहले देख लेते हैं कि कितना वर्क हुआ है। तो log ऑफ V2 इज 3 एंड V1 इज 1, ठीक है। तो इतना वर्क हुआ पहले, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कितना वर्क हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इसका आधा ही वर्क होता, अगर इसका आधा ही वर्क होता तो पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता। ये पूरा वर्क हुआ है, मतलब जितना वर्क हमें दिया है उस हिसाब से, मतलब 1 लीटर से 3 लीटर तक वो गया है, ठीक है। 1 लीटर इनिशियल वॉल्यूम था, वहां से 3 लीटर तक चला गया, पुश्ड आउट फर्दर 2 लीटर, मतलब 3 लीटर हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो उसने कुछ वर्क किया, बट अगर इसका जस्ट हाफ वर्क होता तो पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो W/2 क्या होगा? सो W/2, न्यू वर्क इज W/2, नया वर्क है ना, तो इट इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 डिवाइड बाय V1। इनिशियल वॉल्यूम तो हमें पता 1 लीटर ही है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज W? सो इट इज 1/2 इंटू W कितना है? W इज -2.303 nRT log V2/V1। वहां पर कितना था? 3/1 था ना, था कि नहीं था? यस, 3/1 था ना, इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2/1। तो यहां से देख सकते हैं 2.303 nRT कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया हाफ इंटू log 3 इज इक्वल टू log V2। हम बोल सकते हैं कि log ऑफ √3, हाफ अंदर गया मतलब √3 पावर हो गया, इज इक्वल टू log V2। सो V2 की जो वैल्यू है ये आ गई √3, हम बोल सकते हैं 1.732 लीटर। तो ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम कब आएगा? जब आधा वर्क होगा तब इतना वॉल्यूम तक हो जाएगा, ठीक है। तो आधा वॉल्यूम होगा तो मतलब आधा वर्क होगा तो इतने वॉल्यूम तक जाएगा। तो व्हाट इज डेल्टा वी? 1.732 -1, इतना डेल्टा वी हो जाएगा, मतलब 0.732 लीटर। ये हम बोल सकते हैं 732 मिलीलीटर, और मिलीलीटर इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज नथिंग बट ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा एल निकाल लो। डेल्टा एल क्या आएगा? 732 डिवाइड बाय ए,
एंड ए कितना हुआ 732 डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, तो 732 डिवाइड बाय 16 एंड डिवाइड बाय 3.14 दैट इज 14.5। तो हमारे पास आंसर जो है वो होगा 14.5 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पिस्टन, ठीक है, पिस्टन जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अगर आधा वर्क होगा तो, हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन, ठीक है, व्हेन हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इज 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 16 समझ आया ना सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन triggers the expansion of 2.5 mole of ideal gas reversibly coming to rest at an equalized pressure of 58 kilopascal, ठीक है। तो जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है 58 किलोपास्कल, फाइनल एट 37 डिग्री। तो वैसे भी देखो रिएक्शन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, वैसे यहाँ पर एट 37 डिग्री लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल हो गया, इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, दिया ही हुआ है रिवर्सिबल, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन एज 55.5 लीटर, देन द वर्क दैट वाज डन बाय द सिस्टम इन प्रोसेस, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है 2.5 मोल, एंड हमें निकालना है वर्क, तो W क्या होगा, W इज -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाय V1। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स पता, आर पता है, टेम्परेचर पता है, V1 पता है बट V2 नहीं पता। तो V2 मिल सकता है कैसे, इसको यूज करके, ठीक है, इसको यूज करके V2 कैसे मिल सकता है तो देख लेते हैं। तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पास्कल हो गया, एंड देन एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 10⁵ कर देंगे, तो इट इज एटीएम, मतलब 0.588, बस हो गया। तो P2 है, टेम्परेचर हमें पता कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो यहाँ से V1 आ जाएगा। तो व्हाट इज V1, V1 इज सॉरी V2 आ जाएगा, V2 इज एन आर टी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय P2, एंड एन कितना है, चलो नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, सो -2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना 2.5, अच्छा W हमें जूल में दिया है ना, यस W इज गिवन इन जूल, तो यहाँ पर जो एनआरटी है इसमें आर की वैल्यू क्या लेंगे, जूल वाली, मतलब 25/3,
एंड टेम्परेचर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 37 डिग्री मतलब 310। इसके अलावा लॉग के अंदर V2/V1, तो ऑब्वियसली लॉग के अंदर V2 और V1 की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो V1 का यूनिट लीटर में है तो V2 का यूनिट भी लीटर में होना चाहिए। अब V2 का यूनिट लीटर तभी आएगा जब ये ऑब्वियसली R 0.0821 वाला और प्रेशर ATM, ठीक है। तो N N कितना है 2.5 इंटू R की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं 0.0821। टेम्परेचर जो है वो 310 कॉन्स्टेंट ही है एंड P2 जो है वो 0.58 ATM आ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2.5 इंटू 310 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.58 एंड V1 कितना है 55.5। तो यहाँ से देख लेते हैं W कितना आ रहा है। देखो लॉग के अंदर वाला पार्ट जो है ना उसकी वैल्यू 2 आ रही है। लॉग के अंदर वाले पार्ट की वैल्यू जो है 2 आ रही है एंड लॉग 2 जो है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये आ रहा है 2। ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, मतलब V2 जो है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ V1 आ रही है या 111 आ रही है, ठीक है। V2 की वैल्यू 111 आती है तो उसकी वजह से V2/V1 2 आ जाता है। तो log 2 होता है 0.3 एंड देन कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। फोर फोर एट सेवन आ रहा है। 4487 ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वन मोल ऑफ आइडियल गैस गोज थ्रू द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है वापस 2-3 स्टेप होने के बाद में। तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम के थ्रू कर लेते हैं इसको, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना के। तो देखो स्टेप 1 क्या है, आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। कूलिंग हो रहा है, आइसोकोरिक कूलिंग कूलिंग हो रहा है, मतलब देखो कांस्टेंट आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। हाउ साइक्लिक, देखो थर्ड वाले स्टेप के एंड में क्या बोला है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन
बैक टू इनिशियल स्टेट। थर्ड वाले स्टेप के बाद क्या बोला है, बैक टू इनिशियल स्टेट बोला है। तो जब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो जाती है मतलब साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, वापस अगर इनिशियल स्टेट पर आ जाता है मतलब साइक्लिक प्रोसेस। तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, आइसोकोरिक कूलिंग है टू 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका 1/3 टेम्परेचर हुआ तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम हुआ है। तो ये अपने पास हो गया, ये फर्स्ट वाला स्टेप है। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि यार प्रेशर जो है P1 था तो यहाँ पर P1/3 होगा। ठीक है, 1/3 हुआ है इनिशियल टेम्परेचर का तो प्रेशर भी 1/3 हो गया। चलो बाद में बनाते हैं, वो पहले देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है। तो ये रहा। देन इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है तो इनिशियल प्रेशर तक। इनिशियल प्रेशर तक मतलब इनिशियल प्रेशर ये था ना, तो इनिशियल प्रेशर तक एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हुआ। एंड देन उसके बाद आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट पर था। आइसोबारिक एक्सपेंशन टू द इनिशियल स्टेट मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ये प्रोसेस होगा आइसोकोरिक, ये हो गया एडियाबैटिक, एंड ये हो गया अपने पास आइसोबारिक। तो ये तीन प्रोसेस हुए हैं साइक्लिक प्रोसेस में। इसको ए पॉइंट ए ले लेते हैं, मान लो इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, सो ए बी सी तीन पॉइंट हो गए। तो अब यहाँ से एक और चीज पता है, अच्छा क्या दिया है वैसे, इफ द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर। तो देखो हमें पी ए, पी ए दिया है 380 एंड टी ए जो है वो दिया है 600 केल्विन। तन्वी सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द ग्राफ अगेन। ओके तन्वी, देखो तन्वी क्या दिया है, उसने बोला है कि फर्स्ट वाला स्टेप क्या, आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। आइसोकोरिक कूलिंग हो रहा है टू द 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वर्सेज वी ग्राफ ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी वर्सेज वी ग्राफ ऐसा ही आता है। ठीक है, और उसमें कूलिंग हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा ना। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट्स वाई देखो डायरेक्शन हमें नीचे की साइड ली। ठीक है, एरो जो है नीचे की साइड बनाया। तो यहां से यहां तक आ गया। अब इसके बाद में कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। याद रखना कंप्रेशन का ग्राफ ऐसा रहता है, मतलब नॉट कंप्रेशन, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ग्राफ जो है पी वर्सेज वी वाले ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इस स्टेप में ही आता है पी वर्सेज वी ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक। मेन बैच में आई थिंक हमने अभी तक नहीं कराया ना ग्राफ वाला पार्ट। मेन बैच में आई थिंक नहीं कराया, नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। बट अभी याद रख लो कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें पी वर्सेज वी ग्राफ जो है ऐसा आता है। ओके, तो अब कंप्रेशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब क्या है, वॉल्यूम कम है। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऊपर की साइड हो गया क्योंकि ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम कम होगा ना। अगर एक्सपेंशन होता तो डायरेक्शन ये होता, वॉल्यूम बढ़ता है इसमें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, दैट्स वाई डायरेक्शन ये। ओके, एंड देन इसके बाद में अब देखो, अच्छा कहाँ तक गया वो ऐसा करने पर। ऐसा करने पर वो बोल रहा है कि इनिशियल प्रेशर तक चला गया। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कहाँ तक लेके जाएंगे ग्राफ को, जब तक कि प्रेशर पहले वाले के इक्वल नहीं आ जाता। तो देखो ना उसी लाइन लेके गए ना। ठीक है, तो सी पॉइंट जो है वो किस में आना चाहिए, ए पॉइंट वाली लाइन में ही आना चाहिए इस तरह से। ओके, अच्छा सी तक आ गए, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे।
तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो ऐसे ही बढ़ेगा ना जब इधर जाएंगे। और कहाँ तक जाना है, तो वो बोल रहा है इनिशियल स्टेट तक जाना है। इनिशियल स्टेट मतलब ये बात समझाया, ठीक है। नाउ अब देखो इनिशियल प्रेशर वाज 3 atm, इनिशियल मतलब ए पॉइंट पर प्रेशर वाज 3 atm, टेम्परेचर वाज 600 केल्विन। देन अब देखो ये तो इधर का है, ठीक है। अच्छा बी पॉइंट पर गए हैं तो क्या हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो मतलब वी इज इक्वल टू वीबी है। वैसे वो निकाल सकते हैं, निकाला नहीं हमने, बट वी कैन डिटरमाइन वी एंड वीबी कैसे, बिकॉज हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। सो नंबर ऑफ मोल्स पता है, पीए पता है, टेम्परेचर पता है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आ सकता है। हमने नहीं निकाला है, निकाल सकते हैं निकालना हो तो। सो कितना आएगा वैसे वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो एन आर टी बाय टी। सो एन इज 1, आर की वैल्यू 1/12 ले लो, टेम्परेचर इज 600 केल्विन एंड प्रेशर इज 3 ना। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, वी ए और वी बी सेम आएंगे बिकॉज आइसोकोरिक है। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये 50/3। ओके, सो 50/3 लीटर जो है वी ए एंड वी बी आ गया। अच्छा टीबी क्या होगा, व्हाट इज टीबी। तो टीबी जो है वो बोल रहा है 1/3 ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर। तो 1/3 ऑफ इनिशियल मतलब 200 केल्विन। ओके, तो टीबी इज 200 केल्विन। इसके अलावा पीबी क्या होगा, तो पीबी जो है वो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा एंड टेम्परेचर को 1/3 किया तो प्रेशर भी 1/3 ही हो जाना चाहिए ना। तो पीबी इज ऑल्सो 1/3 मतलब 1/8। इसके अलावा वी और वीबी तो सेम है। गैस मोनोएटोमिक है, ओके, सो सीवी इज 3/2r। व्हाट इज द वर्क फॉर द थर्ड स्टेप, व्हाट इज द वर्क फॉर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब सीए। तो हमें डब्ल्यू सी ए निकालना है यार कि वर्क ऑफ डब्ल्यू सी ए क्या होगा, मतलब सी ए स्टेप का वर्क क्या होगा। व्हाट इज सी ए, आइसोबारिक। सो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, आइसोबारिक, तो हमें प्रेशर तो पता है, ठीक है। प्रेशर कितना है, प्रेशर हमें पता है 3 atm है। तो प्रेशर इज 3 atm इंटू वॉल्यूम का चेंज डेल्टा वी, सो वी ए माइनस वी। तो अगर हमें देखो वी ए तो पता है ऑलरेडी, अगर हमें वीसी पता चल जाए, अगर हमें क्या पता चल जाए, वीसी पता चल जाए, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू आ सकता है। तो वीसी कैसे पता चलेगा यार, चलो वीसी पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो देखो बी पॉइंट पर हमें टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर सब पता चल गया ना, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर सब पता चल गया। एंड सी पॉइंट पर हमें क्या पता, सी पॉइंट पर प्रेशर पता है, टेम्परेचर जो है वो नहीं पता, बट ये तो पता है, क्या बोलते हैं, प्रेशर तो पता है ना। तो प्रेशर पता है, इस पॉइंट पर प्रेशर पता है, इस पॉइंट पर प्रेशर पता है। इसके अलावा बी पॉइंट पर वॉल्यूम भी पता है। तो पीवी रेस टू गामा वाले फॉर्मूले से सी पॉइंट पर मिल जाएगा ही नहीं मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। बी और सी पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो बी सी प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है, तो बी सी प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो उस पर लगाएंगे एडियाबेटिक का इक्वेशन। ठीक है, तो बीसी जो है एडियाबेटिक है, तो पी बी वी बी रेस टू गामा इज इक्वल टू पी सी वी सी रेस टू गामा। तो यहां से वी सी रेस टू गामा इज इक्वल टू पी बी बाय पी सी इंटू वी बी रेस टू गामा, या बोल सकते वी सी इज इक्वल टू वी बी इंटू पी बी बाय पी सी रेस टू 1/गामा।
ये आ जाएगा। तो व्हाट इज वीबी? वीबी जो है वो 50/3 था। इसके अलावा पीबी एंड पीसी। तो व्हाट इज पीबी? पीबी तो वापस, पीबी कितना था? पीबी इज 180 एम। तो पीबी इज 180 एम एंड व्हाट इज पीसी? वो इनिशियल प्रेशर पर ही चला गया। तो इनिशियल प्रेशर कितना था? 380 एम। ठीक है, हमें पता है कि स्टार्टिंग में प्रेशर और सी पॉइंट पर प्रेशर जो है सेम 380। तो 1/3 रेज टू 1 अपॉन गामा। व्हाट इज 1 अपॉन गामा? व्हाट इज 1 अपॉन गामा? तो गामा की वैल्यू क्या है? देखो, सी भी 3/2 आर, सीपी होगा 5/2 आर, तो गामा हो जाएगा 5/3। तो 1 अपॉन गामा इज 3/5। तो 50/3 इंटू 1/3 रेज टू 3/5। 1/3 रेज टू 3/5 का वैल्यू क्या होगा? सो 1/3 रेज टू 3/5 का वैल्यू, हमें एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं वो, एक तो दिया 35.3 का रेज टू 3/5 एंड एक दिया है 16.4 रेज टू 5/3। अच्छा, मेरे ख्याल से जो दिए हैं उनके थ्रू हमें अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिल सकता है शायद। देखो क्या दिया हमें, 16.4 रेज टू 5/3 इज इक्वल टू 105.86 कुछ नहीं है ना। अब दोनों साइड पावर में अगर 3/5 कर दे तो, दोनों साइड पावर में 3/5 कर देते, तो लेफ्ट साइड में देखो 16.5 आ गया एंड राइट साइड में 105.86 रेज टू 3/5 आ गया। आई नहीं आया? एंड एक और हमें दिया हुआ है 8.48 इज इक्वल टू 35.3 रेज टू 3/5। दिया है ना। तो अगर ये वाले को हम इससे डिवाइड करें तो 35.5 अपॉन 105.86 रेज टू 3/5 कितना आया? 8.48 अपॉन 16.4 आया क्या? ये अंदर वाला पार्ट ऑलमोस्ट 1/3 है कि नहीं? देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट 1/3 है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली। अप्रोक्सीमेट आंसर मिल सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 50/3 इंटू 1/3, ये वाला पार्ट जो अपने पास क्या हो गया, एक तरह से 1/3 हो गया। ओके, दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट 1/3। तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। तो 1/3 रेज टू 3/5 को हम क्या ले लेंगे, 8.48 डिवाइड बाय 16.4। ठीक है, तो ये वीसी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो वीसी अगर मिल गया तो अभी आंसर मिल जाएगा। वीसी किस में आएगा? लीटर में आएगा। सो वीसी आ गया एंड वी भी पता ही है, सॉरी वी ए पता ही है। तो डब्ल्यू
कौन से प्रोसेस का निकालना है हमें? डब्ल्यू निकालना सी ए प्रोसेस का। तो वो ये है 3 टाइम्स ऑफ वी ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी सी। तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ वी ए इज, वी ए कितना था? वी ए वॉज 50/3, तो इट इज 50/3 माइनस वी सी कितना आया? तो इट वॉज 50/3 इंटू 8.48/16.4। तो ये हमारे पास डब्ल्यू आएगा, कितना है? तो दिस इज 3 इंटू 50/3 को कॉमन ले लिया, एंड 16.4 माइनस 8.48 डिवाइड बाय 16.4, ये आ जाएगा। तो कितना है देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा ऑब्वियसली। तो आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है -24.146 लीटर ATM। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। तो कौन सा मैचिंग हुआ? ए ऑप्शन जो है वो मैचिंग आ रहा है। ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। So रोहन सर, कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस? ओके रोहन, देखो। यस, 19 तक ही करेंगे, देन उसके बाद छोड़ देंगे। वैसे मैंने अगस्त बैच में कुछ और क्वेश्चन भी दिए थे, 82 से 87 भी दिए थे, बट वो हम नहीं कर रहे। इतना बहुत है एमटी के लिए, वो बाद में कर लेंगे। तो हो गया ना रोहन? ठीक है। तो देखो 19 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देंगे। फॉर ए फिक्स्ड amount of perfect s, which of these statement must be true? E and H depend only on temperature। yes, ये तो करेक्ट है। एंड हमें पता है ई, ई क्या है? ई जो है वो है NCV-T। एंड एच की अगर हम बात करेंगे, मतलब हमें पता है ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई उसी पे डिपेंड करेगा। एंड डेल्टा एच जो है वो क्या है? NCP डेल्टा T। याद रखना, ये परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस की बात, ठीक है। बी ऑप्शन इज CP इज कांस्टेंट। तो वो तो टेम्परेचर बेस्ड रहेगा। CP वगैरह कांस्टेंट किसके लिए होगा? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए CP CV जो है कांस्टेंट होते हैं ना। बाकी गैस के लिए तो चेंज होते रहते हैं। एक्चुअली दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये भी नहीं, ये तो जस्ट हमने लिखा है। बट CP और CV, सॉरी, ये जो CP और CV जो है ना, CP एंड CV जो है, ये भी एक्चुअली फंक्शन होते हैं टेम्परेचर के, ठीक है। जनरली हम इनको कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट ही लेते हैं, बट ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते हैं। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, परफेक्ट गैस के लिए नहीं बोलेंगे, परफेक्ट गैस के लिए तो कांस्टेंट बोलेंगे। सॉरी, CP और CV जो है वैसे टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, बट ये कांस्टेंट होंगे। CP एंड CV
डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस के लिए हम बोलेंगे कि सीपी और सीवी जो है कांस्टेंट है। जैसे बताया था ना, मोनोएटॉमिक गैस का कुछ लिया था, डायटोमिक गैस का कुछ लिया था, पॉलीएटॉमिक गैस का कुछ लिया था, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू ली थी हमने, है ना, 3/2R ऐसा। तो बट कुछ कुछ आगे तुम देखोगे कि यार सीपी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 3T प्लस 5T², ऐसा कुछ देखने को तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। तो वो परफेक्ट गैस के लिए नहीं। ओके, उस केस में हम आइडियल गैस नहीं मान रहे एक तरह से। तो बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ए ऑप्शन वॉज करेक्ट। एंड PdV इक्वल टू NRDT फॉर इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस, ये तो बताया ही है हमने, है ना। पीवी के अगर हम दोनों साइड मतलब डी लेंगे, ठीक है, डी ऑफ पीवी इज इक्वल टू डी ऑफ एनआरटी। तो इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस में इसको क्या लिख सकते हैं, PdV इज इक्वल टू NRDT। ओके, तो ये तो होता ही है इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस के लिए। अगर इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस नहीं है देन डेल्टा लेते हैं। ओके, अगर प्रोसेस इनफाइनेटेसिमल नहीं है तो क्या लेते हैं, डेल्टा लेते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा, डी है, बोथ ए एंड सी आर ट्रू, यस। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। बी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सीपी और सीवी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, तो वो भी करेक्ट करेक्ट होना चाहिए ना फिर तो। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, अभी ना यहीं पे एक क्वेश्चन है। देखो, सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में दिए कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। तो उनमें यहाँ पर तुम्हें मोलार हीट कैपेसिटी जो है फंक्शन दिया होगा। सब्जेक्टिव मतलब थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 51 जैसे है, तो उसमें जो अपने पास हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी जो है वो फंक्शन दिया है टेम्परेचर का, ठीक है। तो एक मिनट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि वहां पर गैस कौन सा है, आइडियल है कि रियल है, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, बट आइडियल के लिए शायद नहीं होता।
यार इसमें वही थोड़ा है कि वो किस सेंस में बोलना चाह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में वो है। क्योंकि सीपी सीवी जो है वो टेम्परेचर के फंक्शन तो होते हैं, बट आइडियल गैस वगैरह के लिए जनरली हम कांस्टेंट ही लेते हैं वो वैल्यू। बट उस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें ए और सी तो करेक्ट है। ए एंड सी क्यों करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि डेल्टा ई एंड डेल्टा एच जो है दोनों में क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा ही। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी एंड एच जो है, मतलब एंथैल्पी वगैरह जो है, जो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे गैस के लिए ऑब्वियसली। लेकिन सीपी एंड सीवी करेगा कि नहीं करेगा उसमें थोड़ा सा है, क्योंकि सीपी सीवी एक्चुअल में क्या है, हाँ ओनली ऑन टी पे डिपेंड करेंगे ना सिद्धार्थ। अगर जस्ट तुम्हें टेम्परेचर पता है, ओके, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच में अगर तुम्हें टेम्परेचर पता है, तो बाकी चीजें पता करने की जरूरत है क्या तुम्हें, नहीं ना। ओके, एक हाँ, तो एक्चुअल में यार सीपी और सीवी जो हमने लिखा है करेक्ट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीपी एंड सीवी जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है फॉर आइडियल गैस। ठीक है। लेकिन सीपी और सीवी जो है, मतलब यहाँ पर सीवी कांस्टेंट क्यों नहीं है, सीपी एंड सीवी कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, क्या मतलब इसको ऐसे ही लो कि सीपी एंड सीवी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, या सीपी एंड सीवी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सीपी एंड सीवी not a function of temperature for ideal gas। तो ये तो है, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन ही है। लेकिन देखो एक चीज है कि वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट क्यों नहीं है देन, क्योंकि अगर सीपी और सीवी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो अपने पास, मतलब इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो देखो ए तो मैंने करेक्ट बोल लीजिए, ए करेक्ट है, और इनफाइनेटेसिमल प्रोसेस है तो पीडीवी इक्वल टू एनआर डीटी हो गया, वो भी करेक्ट है। तो ए और सी तो करेक्ट है, मतलब डी करेक्ट हो गया। बट बी करेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि सीपी वो बोल रहा है कि कांस्टेंट होगा। सीपी देखो वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन देखो क्या है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी गैस है, हाउ ए इज करेक्ट, ए तो इधर से करेक्ट हो गया ना यार। सीपी और सीवी जो है टेम्परेचर, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, लेकिन डेल्टा टी टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना यार। ए करेक्ट क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो इसलिए डेल्टा टी डिफरेंट आएगा ना।
हाँ तो सीपी और सीवी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट उसके अलावा डेल्टा टी जो है वो वाले पार्ट में तो टेम्परेचर आ रहा है ना, तो उसकी वजह से ई और एच जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ तो ओनली लिखा है ना, तो बराबर तो लिखा है। अच्छा तुम बोल रहे हो कि सर सीपी और सीवी पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा, ये बोल रहे हो? ई और एच सीपी और सीवी पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। सर जो लिखा है ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हाँ पर हाँ, तो ओनली ओनली थोड़ी, डिपेंड अपॉन आपने बोला टेम्परेचर। सीवी और सीपी तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो कांस्टेंट नहीं है तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अरे सीपी और सीवी जो है वो भी तो मतलब, अगर वैसे अगर हम देखें तो वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर फंक्शन हुआ भी तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा ना, और किसी पे थोड़ी डिपेंड किया। ओके। समझ आया? अगर वो फंक्शन हुआ भी तो टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। वो देखो टेम्परेचर, वैसे तो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, जैसे मैं बता रहा था ना उस हिसाब से। जैसे समथिंग समथिंग मतलब 2.5 प्लस 60 ऐसा हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए होगा, किसी दूसरे टाइप की गैसेस के लिए होगा, आइडियल गैस के लिए वो नहीं। उसके लिए हम एक तरह से कांस्टेंट मानते हैं, बट फिर बी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो बी ऑप्शन देखो इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई गैस है डायटोमिक, जैसे N2 गैस है या कोई भी गैस ले लो, ठीक है, Cl2 गैस, डायटोमिक गैस है, अब उसका हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको हीट देने तो यार किसी एक टेम्परेचर पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा ना बॉन्ड, होगा कि नहीं होगा? तो पहले वो डायटोमिक गैस थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते गए तो किसी टेम्परेचर पर वो ब्रेक हो गया और वो Cl में ब्रेक हो गया। तो पहले वो डायटोमिक गैस थी, बाद में मोनोएटोमिक गैस हो गई ना। समझ आया? तो अपने पास एटोमिसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है, एटोमिसिटी चेंज हो सकती है, और एटोमिसिटी चेंज होने की वजह से ये सीपी या सीवी की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, दैट्स वाई वहां पर सीपी और सीवी जो है उसको कांस्टेंट नहीं बोला है, इसलिए वो ऑप्शन में सीपी एंड सीवी जो है वो नहीं आया है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एंड करें लेक्चर। तो चलो एंड करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी था, मतलब ए एंड सी करेक्ट थे। बी को रॉन्ग क्यों लिया, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एटोमिसिटी चेंज होगी। सर एनी टिप फॉर एमटी? देखो यार ऐसा है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनमें कम टाइम लग रहा हो, टाइम कंज्यूमिंग जो कम हो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। देख के एक बार पता चल ही जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। तो जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, बिकॉज ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। पहले कम टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो स्कोर तुम्हारा बढ़ेगा। चाहे क्वेश्चन तुम्हें आता हो बट लेंदी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में छोड़ दिया करो, ऐसे क्वेश्चन को एंड में करो। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करो जो लेंदी नहीं है, और पहले केमिस्ट्री वाला पेपर अटेम्प्ट किया करो, बिकॉज उसमें कुछ कुछ चैप्टर जो है अपने पास थियोरेटिकल टाइप के हैं, वो फटाफट आते होंगे तो फटाफट कर दो। ठीक है, ज्यादा मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक में भी अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट होगा क्वेश्चन, या तो तुम्हें आता होगा या नहीं आता होगा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिजिक्स एंड देन मैथ। फिजिक्स और मैथ्स में अपना देख लो कि किसको करना है, बट पहले केमिस्ट्री किया करो एंड देन उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में जाया करो। ओके, जनरली मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, सो मैथ्स को जनरली एंड में अटेम्प्ट करते हैं, बट स्टिल वो अपने हिसाब से। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। बाय।